हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी वाइब। मेरा नाम है गगन और आज हम इंडियन हिस्ट्री के दूसरे लेक्चर पे आ चुके हैं। वो है आर्यंस के बारे में। आर्यंस जो थे वो घुमक्कड़ टाइप के लोग थे जो एक जगह से दूसरे जगह अपनी ज़रूरत के हिसाब से मूव करते रहे, या हम उन्हें नॉर्मेडिक या सेमी नॉर्मेडिक पीपल्स भी कह सकते हैं। ओरिजिन जो था आर्यंस लोगों का वो था साउथ ऑफ रशिया में। एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को हम लोग साथ में यूरेशिया कहते हैं। तो आर्यंस का ओरिजिन भी साउथ ऑफ यूरेशिया में हुआ था। वे लोग साउथ ऑफ यूरेशिया से मूव करते हुए कैस्पियन सी के पास आ गए और कैस्पियन सी के पास आर्यंस का ग्रुप दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो पहला पार्ट था वो चला गया एशिया के साइड और दूसरा पार्ट था वो चला गया यूरोप के साइड। तो आज हम लोग जो ग्रुप एशिया की तरफ आया था उन्हें ही स्टडी करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते ही रहें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। अगर आपको सारी लेक्चर्स के पीडीएफ के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी वाइब पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं। हम लोग आर्यंस का टाइमलाइन की बात करें तो आर्यंस का टाइमलाइन है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। आर्यंस ग्रुप में ट्रैवल करते थे और ग्रुप में ट्रैवल करते हुए इंडिया में आ पहुँचे। इंडिया में वे सब हिंदू कुश पहाड़ी को पार करके आए थे। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइमलाइन देखें तो वो है 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी तक, और आर्यंस का टाइमलाइन शुरू होता है 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। बेसिकली आर्यंस का टाइमलाइन दो पार्ट में डिवाइड है। जो पहला पार्ट है वह है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, जिसे हम प्री आर्यन पीरियड भी कहते हैं, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक जिसे हम पोस्ट आर्यंस पीरियड भी कहते हैं। इस वक्त आर्यंस के समय ही सारे वेद लिखे गए, इसलिए इसे ऋग्वेद पीरियड भी कहते हैं। आर्यंस जो थे बेसिकली हिंदू कुश पहाड़ी को पार करके इंडिया में आए थे और इंडिया में आके सप्त सिंधव रीजन के पास सेटल हो गए। सप्त सिंधव रीजन कहाँ पे है? जहाँ पे 7 नदियाँ बहती है उसे सप्त सिंधव रीजन कहते हैं। उस वक्त 7 नदियाँ जो थी वो थी झेलम, चेनाब, राबी, बीज, सतलज, घग्गर और सरस्वती। इस आज के समय में घग्गर और सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, पर 5 नदियाँ वहाँ अभी भी मौजूद हैं। आर्यंस जो थे बेसिकली ईरान को क्रॉस करके आए थे, प्लेटी ऑफ ईरान को क्रॉस करके आए थे। हमें कैसे पता चलता है कि आर्यंस ईरान को ही क्रॉस करके आए थे या आर्यंस कैस्पियन सी के पास से ही आए थे? इसका एविडेंस हमें मिलता है। आर्यंस लोग जो थे उनके ग्रुप में कुछ लोग बड़े ही ज्ञानी लोग थे और संस्कृत के ज्ञाता थे। जब वे इंडिया के तरफ आ रहे थे तो कुछ लोग ईरान के में ही रुक गए और ईरान में उन्होंने एक किताब लिखा जिसे हम जंत अवस्था कहते हैं, जो ज़ोरास्ट्रियंस लोगों का होली बुक माना जाता है। उस वक्त ईरान में पारसी लोग रहते थे जो जिसका रिलीजन था ज़ोरास्ट्रियंस, और उनका होली बुक था जैंत अवस्था। तो वही जैंत अवस्था में लिखा गया है कि आर्यंस इंडिया में आए थे वाया ईरान और सब सिंधव रीजन के पास आके सेटल हो गए थे। अगर हम लोग आर्यंस को स्टडी करना शुरू करें तो हम लोग पहले देखते हैं कि जो वर्ड आर्यन है सो आया है आर्या से, और जिसका मतलब ही होता है अ नोबल और अ वेल बॉर्न। वे सब जो थे सो कैस्पियन सी सेंट्रल एशिया से ओरिजिनेट होके इंडिया की तरफ आए थे, और उनका जो घर है वो वे यूरेशिया कहलाता था। उस वक्त आर्यंस लोगों को घोड़ा मिल चुका था और घोड़ा उन लोगों के लाइफ में बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। आर्यन जो थे वो खैबर पास को पार करके हिंदू कुश पहाड़िया को पार करके इंडिया में इंटर हुए थे और सब सिंधव रीजन में आके सेटल हो चुके थे। इसका एविडेंस ही हमें मिलता है होली बुक ऑफ ज़ोरास्ट्रियन जंत अवस्था से, जो इंडिकेट करता है कि आर्यंस जो थे वो ईरान इंडिया आए थे भाया ईरान और सब सिंधव रीजन के पास आके सेटल हो चुके थे। उस वक्त 7 नदियाँ थी। 7 नदियाँ के नाम है वितास्ता जिसे हम झेलम कहते हैं, अकीसनी जो चेनाब है, पुरुषनी जो राबी है, बिपाशा जो बीज है, सुदूदी जो सतलज है, द्रासदवती जो घाघर रिवर है, और सरस्वती। आर्यंस का जो उस वक्त इकोनॉमी था वो विलेज टाइप इकोनॉमी था, क्योंकि वेस्ट वैली पीपल्स के
टाइप डेवलप्ड नहीं थे, इसलिए उनका इकोनॉमी ही विलेज टाइप इकोनॉमी था। और आर्यंस कल्चर को वैदिक कल्चर भी कहा जाता है। आर्यंस लोगों का जो टाइमलाइन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। जो पहला पार्ट है वो है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, जिसे ऋग्वेद पीरियड कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक, जिसे पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। आर्यंस के पीरियड को वैदिक पीरियड इसलिए कहा जाता था क्योंकि सारे वेद इस पीरियड में ही कंपाइल किए गए थे। जिन लोगों ने भी वेदों को कंपाइल किया था उसे हम लोग वेदव्यास कहते हैं। और जो लोग भी वेदों को कंपाइल किए उन्होंने लास्ट में यह लिख दिया कि ये जो वेद है ये अपुरुषीय है। ये जो वेद अपुरुषीय का मतलब होता है नॉट गिवन बाय अ ह्यूमन। लोगों ने इसलिए लिखा था क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। जब लोग ये लिख दें कि ये जो वेद है ये ह्यूमंस के द्वारा नहीं, सीधा भगवान के द्वारा लिखा गया है या भगवान के द्वारा कहा गया है, तब इस बात में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी और लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये जो सारे वेद हैं वो सारे मंत्र के फॉर्म में लिखे गए हैं और सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। वैदिक लिटरेचर को अगर हम देखें तो वैदिक लिटरेचर 6 हैं। जो पहला है वह है वैदिक संहिताज। वैदिक संहिताज के अंदर 4 बुक लिखे गए हैं। जो पहला है वह है ऋग्वेद, जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी में लिखा गया था। और उसके बाद जो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी में लिखा गया उसे पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। और इसी में ऋग्वेद को छोड़ के सारे वेद और किताब लिखे गए हैं। जो 600 बीसी में पहला लिखा गया वो है सामवेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है अथर्ववेद। ये चारों वेदा को मिला के हम लोग वैदिक संहिताज कहते हैं। जब वेद कंपाइल हो गए उसके बाद लोगों ने ब्राह्मण्स लिखा। ब्राह्मण्स जो है वेद का ही एक्सप्लेनेटरी पार्ट कह सकते हैं कि वेद को एक्सप्लेन किया गया ब्राह्मण्स ने। लोगों ने जब सोचा कि ब्राह्मण्स भी लोगों को समझ में नहीं आने लगा, तब लोग फॉरेस्ट में चले गए और फॉरेस्ट में जाके एक किताब लिखा जिसे हम अरंक्यास कहते हैं। अरंक्यास का मतलब ही होता है फॉरेस्ट बुक। उसके बाद लोगों ने बोला कि ये सब छोड़ो, सारे वेद और ब्राह्मण्स अरंक्यास को छोड़ो, सीधे गुरु के चरणों में बैठो और ज्ञान लो। इसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। उसके बाद उपनिषद लिखा गया। उसके बाद वेदांगस लिखा गया जो वेद का ही अंश है। फिर उपवेद लिखा गया जो वेद का ही पार्ट है। जो सारे वेद हैं सो मंत्र के फॉर्म में लिखे गए हैं और सारे कलेक्टिव वैदिक हाइम्स को हम लोग वैदिक संहिताज कहते हैं। एक ओवरव्यू देख लेते हैं सारे वेदास और सारे बुक्स के बारे में। जो ऋग्वेद है सो अर्लीस्ट वेद है जिसमें 1028 मंत्र या हाइम्स है टू प्रेज गॉड। भगवान के लिए प्रे करने के लिए ऋग्वेद में 1028 मंत्र लिखे गए हैं। जो सामवेद है सो कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है या ट्यून्स, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी सामवेद से ही निकला हुआ है। जैसे पहले ऋग्वेद बना, ऋग्वेद में सारे मंत्र लिखे गए। फिर सामवेद आया, सामवेद में बोला गया कि मंत्र को किस तरह से बोलना है। अगर हम लोग आज भी कोई पूजा में जाते हैं तो एक पंडित जी मंत्र बोले और एक हम लोग मंत्र बोले, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा क्योंकि पंडित जी ने थोड़ा सामवेद का ज्ञान लिया हुआ रहता है। सामवेद के बाद आया यजुर्वेद। यजुर्वेद एक गाइड बुक था सेक्रीफाइस को लेके। पहले तो बोला गया कि मंत्र बोलो, दूसरा बोला गया मंत्र किस प्रकार से बोलना है वो सामवेद में, और तीसरा बोला गया मंत्र बोलने के साथ साथ आपको कुछ कर्म कांड भी करना होगा या फिर कुछ सेक्रीफाई भी करना होगा। इसलिए यजुर्वेद बना। और लास्ट में बना अथर्ववेद जो सुपरस्टिशंस और डिजीजेस को लेके था। उस वक्त लोग मंत्र से ही सारे डिजीजेस को क्योर कर लेते थे। अथर्ववेद के बाद आया ब्राह्मण्स जो था सो एक्सप्लेनेटरी पार्ट था वेद का ही, जो वेद को आसान भाषा में समझाता था। उसके बाद आया अरंक्यास जो है सो मिस्ट्रीज से या रिचुअल से डील करता था और वह फॉरेस्ट में ही लिखा गया था, इसलिए फॉरेस्ट बुक कहते हैं। अरंक्यास के बाद आया उपनिषद का ही मतलब होता है कि गुरु के चरणों में बैठो या गुरु के नज़दीक बैठो और बस ज्ञान लो। उपनिषद भी डील करता है सोल, मिस्ट्रीज और नेचर को लेके। आगे हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो पे हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड को ही डिस्कस करेंगे। और इसका जो पार्ट सेकेंड आएगा उसमें हम लोग पोस्ट वैदिक पीरियड जो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं।
ऋग्वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक आता है। इस टाइम पीरियड को हम लोग ऋग्वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि ऋग्वेद इस वक्त कंपाइल किया गया था। ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट नोन वैदिक संस्कृत टेक्स्ट है। अभी तक का सबसे पुराना संस्कृत में जो किताब लिखा गया है वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद के अंदर 10 और किताब लिखे गए हैं जिसे हम 10 मंडल कहते हैं, और जिसमें 1028 हाइम्स हैं या 1028 मंत्र हैं, जिसमें 1017 मंत्र जो हैं वो अनइक्वल लेंथ के हैं, और जो मंत्र हैं वो रिसाइट किए जाते थे होत्रीज के द्वारा, जिसे उस वक्त इन्वोकर कहते थे। जो पहला और 10वां मंडल है वो न्यूएस्ट मंडल कहलाता है। जो तीसरा मंडल है उसमें ही हम लोगों का गायत्री मंत्र लिखा गया है। मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक ओल्डेस्ट मंडल माना जाता है, और मिक्स्ड एज मंडल मंडल 8 और मंडल 9 को कहा गया है। ऋग्वेद में लोग नेचुरल फोर्सेस को पूजते थे, जैसे हो गया अग्नि मतलब फायर, पृथ्वी मतलब अर्थ, वायु मतलब हवा, वरुण मतलब बारिश, और इंद्र मतलब तूफान का देवता। यहाँ तूफान का देवता थॉर से मतलब नहीं है, यहाँ तूफान का देवता मतलब इंद्र गॉड, जो इंडिया के देवता हैं। ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट नोन वैदिक टेक्स्ट है, और इसमें बहुत चीज़ कॉमन है जैन अवस्था से। जैन अवस्था वही किताब है जो ज़ोरास्ट्रियंस लोगों का पवित्र ग्रंथ है, जो ईरान में लिखा गया था, या प्लेटी ऑफ ईरान उस वक्त था। तो प्लेटी ऑफ ईरान में जब आर्यंस जब इंडिया मूव कर रहे थे तो कुछ आर्यंस वहीं रुक गए थे, और उन्होंने जैन अवस्था किताब लिखा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरा हायरार्की टाइप का था। जो बेसिक यूनिट था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो था कुल। आज भी लोग अपने कुल से ही जाने जाते हैं। कुल का मतलब होता है फैमिली, और जो फैमिली का हेड होता था या जो कुल का हेड होता था उसे कुलापा कहते थे। पहले तो हो गया कुल, सारे कुल मिलके एक ग्राम का निर्माण करते थे, मतलब सारे फैमिली मिलके एक ग्राम बनाते थे जिसे हम विलेज कहते हैं। और विलेज का हेड होता था ग्रामीणी। सारे कुल मिलके ग्राम बनाए, अब सारे ग्राम मिलके विश्व बनाते थे। विश्व मतलब होता है क्लैन, और जो विश्व का हेड होता है उसे विश्वपति कहते हैं। अब सारे विश्व मिलके जना बनाते थे या पीपल बनाते थे, और सारे जना मिलके राष्ट्र बनाते थे। जो जना का हेड होता है उसे गोपा कहते हैं, और जो राष्ट्र का हेड होता था उसे राजन कहते थे। उस वक्त राजा बन चुका था और लोग उसे राजन कहते थे या किंग कहते थे, या हम उसे किंग कह सकते हैं। जो हाईएस्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था उस वक्त का वो था जना या ट्राइब। और जो बहुत सारे या बहुत कुछ फेमस ट्राइब किंगडम थे, ट्राइबल किंगडम थे उस वक्त के, वो थे भारत, मत्स्य, यदु या पुरु। ये 4 उस वक्त के फेमस ट्राइब माने जाते हैं। उस वक्त पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो हेरेडिटरी मोनार्की था। हेरिडेटरी मोनार्की था मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बशर्ते वो कैपेबल होना चाहिए राजा बनने के लिए। उस वक्त जनरली 2 बॉडीज़ थी, एक सभा और एक समिति। जो सभा थी वो थी काउंसिल ऑफ नोबल, और जो समिति थी वो थी जनरल असेंबली ऑफ पीपल। यहाँ पे कोई कास्ट वास्ट नहीं बना था, और वोमेन और मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हर ग्राउंड पे मिलती थी। नेक्स्ट हम सोसाइटी की बात करेंगे कि वैदिक पीरियड में सोसाइटी किस तरह की थी। तो अगर हम 1500 से 1000 बीसी की बात करें तो उस वक्त भी पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, पुरुष प्रधान समाज। आज भी हम अपने नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तो घर के सारे बड़े डिसीजन जो मेल रहते हैं घर के वही लेते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में वैसा नहीं है, जो घर के सारे बड़े डिसीजन वहाँ की औरतें लेती हैं। तो उस वक्त भी 1500 से 600 बीसी या प्री वैदिक पीरियड में पैट्रियार्कियल सोसाइटी था, बट वुमेन्स को सारा राइट था जितना मेन को था। वो सब पॉपुलर असेंबलीज अटेंड कर सकती थी। जो हेड होती थी उस वक्त फैमिली का उसे गृहपति कहते थे। मोनोगैमी था उस वक्त। मोनोगैमी मतलब लोग एक शादी कर सकते थे, या जो नोबल परिवार के थे वे एक से ज़्यादा शादी करते थे, पर जनरली लोग
मोनोगामी ही फॉलो करते थे, जिसका मतलब होता है लोग एक ही शादी किया करते थे। वोमेन और मेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी था हर जगह पे। इसलिए उस वक्त की कुछ फेमस कवित्री भी हैं, जैसे अपाला, विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा। उस वक्त भी कवित्री हुई थी, फीमेल कवित्री, क्योंकि मेन और वोमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी था हर जगह। इसलिए कोई चाइल्ड मैरिज नहीं था, कोई सती प्रथा नहीं था, और कुल मिला के जो सोशल डिवीज़न है वो इतना रिजिड नहीं था। इसलिए प्री वैदिक पीरियड में लोग बड़े खुश थे और अच्छे से डेवलप कर रहे थे। आगे हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे कि वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार की थी। इकोनॉमिक्स कंडीशन को देखें तो लोग पैस्चरिज्म और एग्रीकल्चर किया करते थे। जनरली लोग पैस्चरिज्म या चराने का काम करते थे अपने कैटल का, क्योंकि आर्यंस जो थे वे चरवाहे टाइप के लोग थे या घुमक्कर टाइप के लोग थे जो एक जगह से दूसरे जगह अपने ज़रूरत के हिसाब से मूव किया करते थे। इसलिए आर्यंस जो थे वे शुरू में तो अपने कैटल को चराने का काम किया करते थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर लिया, जो वे नॉर्थ में पूरा सेटल हो गए, नॉर्थ इंडिया में पूरा सेटल हो गए। लोगों ने सब सिंधव रीजन के पास आके, आर्यंस सब सिंधव रीजन के पास आके सेटल हुए थे। इसलिए लोग उन्हें वहाँ जब पानी मिला तो उन लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर इसलिए शुरू किया क्योंकि वे लगाते एक मिलता दो, तो लोग बड़े खुश हुए कि एक तो फर्टाइल लैंड मिल गया, दूसरा पानी मिल गया, तो लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने कारपेंट्री भी किया, फिर चैरियोट्स बनाए, रथ बनाए और हल बनाए। लोगों को उस वक्त आयरन मिल चुका था, जो तो आयरन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करने में। लोग धीरे धीरे वेरियस आर्टिकल बनाने लगे, कॉपर का, ब्रोंज का और आयरन से। लोग स्पिनिंग भी किया करते थे, कॉटन और उलन का। कॉटन तो लोगों को पेड़ से मिल जाता था और उलन उन लोगों की भेड़ से मिल जाता था। भेड़ बकरी से उन लोगों ने उलन निकाला और स्पिनिंग करने लगे और धागा बनाने लगे। गोल्ड स्मिथ भी उस समय बन गए कुछ कुछ लोग, जो सोना के कारोबार करते थे या सोना के ऑर्नामेंट्स बनाते थे। स्टार्टिंग में लोग ट्रेड करना शुरू किए, धीरे धीरे लोग ट्रेड करना शुरू किए। उस वक्त की जो भी पैरेलल सिविलाइजेशन थी, जैसे बेबीलोन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, चाइनीज़, लोगों ने ये सब सिविलाइजेशन से ट्रेड करना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो बाटर सिस्टम से ही ट्रेड किया कि सामान के बदले सामान, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया, 1500 से बीसी से लेके जैसे जैसे 1000 बीसी तरफ लोग बढ़ते गए, तो लोगों ने ट्रेड करने के लिए गोल्ड कॉइन इस्तेमाल किया और गोल्ड कॉइन का नाम रखा निष्का। और निष्का को लोग लार्जर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया करते थे। यही था इकोनॉमिक कंडीशन वैदिक पीरियड में, और इसी प्रकार से लोग अपना जीवन गुजारा करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिलीजन किस टाइप का था। तो रिलीजन प्री वैदिक पीरियड में लोग हमेशा नेचुरल फोर्सेस का ही पूजा किया करते थे। जैसे लोगों ने रात में सोया, सुबह उठे तो लोग बड़े सरप्राइज हो गए कि ये दिन कैसे हो गया, या फिर जब अचानक लोगों ने देखा कि बारिश हो रही है तो लोगों ने सोचा कि ये बारिश कैसे हो गया। इसलिए लोगों ने नेचुरल फोर्सेस को ही पूजना शुरू कर दिया। जैसे नेचुरल फोर्सेस में लोग पंच तत्व को पूजा किया करते थे, जैसे अर्थ, फायर, विंड, रेन और थंडर। लोगों ने सारे को गॉड को पर्सोनिफाई कर दिया और उसे पूजना शुरू कर दिया। जैसे लोगों को बड़ा ही उत्सुकता रहता था कि अचानक आग कैसे लग गई, अचानक बारिश कैसे हो रही है, अचानक हवा कैसे चल रही है। इसलिए जैसे जैसे उन लोगों को लगा कि जो भी उन लोगों के लाइफ सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें, लोगों ने उसे भगवान मान लिया और उसे ही पूजना शुरू कर दिया। तो प्री वैदिक पीरियड में रिलीजन था गॉड लोगों का, वो था नेचुरल फोर्सेस ही। जो सम ऑफ द ऋग्वेद गॉड है जो हैं वह थे पृथ्वी या अर्थ, अग्नि, फायर, वायु, विंड, वरुण, रेन और इंद्र, थंडर। जो सबसे पॉपुलर गॉड थे ऋग्वेदिक पीरियड में वो थे इंद्र, और अग्नि नेक्स्ट पॉपुलर गॉड अग्नि को माना जाता है, या अग्नि को इंटरमीडिएटरी माना जाता था गॉड और पीपल्स के बीच में। जैसे आज के युग में हमें पोस्टमैन कह सकते हैं अग्नि को, कि वे एक लोगों का बात सुनते हैं और भगवान को उनकी बात बताते थे। तो अग्नि को इंटरमीडिएटरी बॉडी माना जाता था या इंटरमीडिएटरी गॉड माना जाता था। ऋग्वेद में
इंद्र को सबसे ज़्यादा मंत्र लिखे गए हैं, इंद्र के बारे में सबसे ज़्यादा मंत्र लिखे गए हैं। उसके बाद अग्नि को डिवोट किए गए हैं। जो इंद्र हैं उन्हें 250 हाइम्स या 250 मंत्र लिखे गए हैं उनके बारे में, उनको प्रेज करने के लिए या उनको खुश करने के लिए। और जो अग्नि है उसे 200 मंत्र लिखे गए हैं उन्हें भी प्रेज करने के लिए या खुश करने के लिए। उस वक्त फीमेल गॉड भी थी, जैसे अदिति या उषा, जैसे अदिति या उषा। और कोई टेम्पल नहीं था उस वक्त, लोग बिना टेम्पल का ही पूजा करते थे। और कोई आइडल वर्शिप नहीं था, लोग मूर्ति पूजन नहीं किया करते थे, लोग नेचुरल फोर्सेस का ही पूजा किया करते थे। अभी तक हम लोगों ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजन एक्सपेक्ट तो देख ही लिया है ऋग वैदिक पीरियड का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो होली एनिमल उस वक्त का था वो था काव। लोग काव को होली एनिमल मानते थे और उसे ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह भी यूज़ किया करते थे। लोगों ने गोल्ड कॉइन बनाया ही था जिसे नाम दिया था निष्का, ट्रेड करने के लिए या फिर फॉर हायर ट्रांजैक्शन लोग निष्का का यूज़ करते थे। आगे चल के लोगों ने और एक कॉइन बनाया जिसे नाम दिया सतनाम। जो घोड़ा था उन लोगों के लाइफ में बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। और लोग वाटर बॉडीज़ के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड किया करते थे, या हम कह सकते हैं लोग रिवर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड किया करते थे। जो चाइल्ड मैरिज था वो उस वक्त था ही नहीं कोई चाइल्ड मैरिज, और कोई सती प्रथा भी नहीं थे। अनमैरिड वोमेन को लोग उस वक्त अमाजू कहा करते थे। और जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में ऋग्वेद में लिखा गया है, जो सन गॉड को डिवोट किया गया है। यही था ऋग्वेद पीरियड में। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पोस्ट वैदिक पीरियड जो 1000 BC से लेकर 600 BC तक है उसे देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पोस्ट वैदिक पीरियड में किस टाइप की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजन एक्सपेक्ट था लोगों का। यही था इस लेक्चर में। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हैं। और अगर आपको सारे लेक्चर के PDF के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे आके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम हैंडल, दोनों सोशल मीडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। थैंक यू एंड बिलीव इट कैन बी डन।